हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिनंदन एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स द रियल लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में आपने देखा था, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच कैसे काम करता है, ये हमने पढ़ा हुआ था और मैंने बताया हुआ था कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो होगा हमारा वो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर पे होगा, यानी कि ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर तरह काम कैसा करता है। तो आज मैं इसी टॉपिक को लेकर डिस्कस करने वाला हूँ, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, यानी कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर तरह काम कैसे करेगा। तो देखिए, पहले सबसे पहले जानेंगे कि एम्पलीफायर होता क्या है। तो कोई भी एम्पलीफायर एक ऐसी डिवाइस होती है, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि किसी भी वीक सिग्नल को स्ट्रेंथ सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम आता है, या किसी भी वीक सिग्नल के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने का काम आता है। जनरली हम लोगों का यूज कहाँ होता है इसका, जैसे कि मैं ये माइक यूज कर रहा हूँ, तो माइक में मैं बोल बहुत धीरे रहा हूँ, तो मेरे मुंह से जो सिग्नल्स प्रोड्यूस हो रही हैं, जो ऑडियो सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं, इनकी इंटेंसिटी बहुत कम है या कह सकते हैं इनका एम्पलीट्यूड भी बहुत कम है। तो इसके एम्पलीट्यूड को हम लोग कैसे इंक्रीज करें, तो इसको इंक्रीज करने के लिए हम लोग यहाँ पे एम्पलीफायर्स का यूज करते हैं। तो जो हमारा माइक है, जनरली ये हमारे साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम लोग एम्पलीफायर की मदद से इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज करते हैं, कह सकते हैं इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। और स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने का फायदा ये होता है कि अगर हम ऐसे मुंह से बोल रहे हैं तो बहुत कम ही लोगों के पास मेरी आवाज़ जा पाएगी, लेकिन अगर इसको एम्पलीफाई करके किसी स्पीकर के थ्रू आउटपुट लिया जाए, तो हमारी यही आवाज़ जो मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ, कई बहुत सारे ढेर सारे ऑडियंस को एक साथ सुनाई दे सकती है। ठीक, तो ये हमारा जो एम्पलीफायर होता है, इसका मेन पर्पज होता है कि किसी भी वीक सिग्नल को कैसे हम लोग इंक्रीज करें, उसके स्ट्रेंथ को कैसे इंक्रीज करें, उसको और ज़्यादा स्ट्रांग कैसे बनाएं। ठीक, अब सबसे ज़्यादा इसका यूज कहाँ होता है, तो एम्पलीफायर्स का सबसे ज़्यादा यूज कम्युनिकेशन में होता है। ठीक, कम्युनिकेशन में भी अब जैसे कि हम लोग यूज करते हैं तो ऑडियो एम्पलीफायर्स होते हैं, वीडियो एम्पलीफायर्स होते हैं। तो हर जगह पे जहाँ पर भी हमको डाटा को ट्रांसफर करना हो या सिग्नल्स को ट्रांसफर करना हो, तो वहाँ पे वीक सिग्नल्स को हम लोग नहीं ट्रांसफर कर पाते। तो जनरली उसकी स्ट्रेंथ को चेंज करने के लिए एम्पलीफायर्स लगा करके उसकी स्ट्रेंथ को चेंज कर लिया जाता है, और उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा करके उसके बाद उसको एक लंबी दूरी के लिए रेडिएट किया जाता है। ठीक, तो इसे यूजेज में मैंने लिख रखा है ऑडियो फ्रीक्वेंसी, देख पा रहे होंगे जैसा कि मेरे व्हाइट बोर्ड पे जो रेडियो जो हमारा यूज है उसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी मैंने लिख रखा है। मतलब कि हम लोग वीक सिग्नल्स को अगर हाई स्ट्रेंथ सिग्नल्स में या हाई इंटेंस सिग्नल्स में कन्वर्ट कर लें तो उसको बहुत दूर तक हम लोग भेज सकते हैं। OFC होता है दूसरा, ऑप्टिक फाइबर कम्युनिकेशन में। मोस्टली मैंने बताया कि इसका यूज कम्युनिकेशन माध्यम में ज़्यादा होता है, कम्युनिकेशन करने के लिए ज़्यादा यूज होता है। उसके बाद तीसरा है ऑडियो एम्पलीफायर्स। सेम टाइप का होता है वीडियो एम्पलीफायर भी। अगर वीडियो सिग्नल्स को हम लोग कहीं भेजना चाहते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो वहाँ पे वीडियो एम्पलीफायर का यूज किया जाता है। ठीक, अब देखिए, जनरली यूजेस तो हम लोग जान लिए, एम्पलीफायर क्या होता है ये भी जान लिए। अब कितने टाइप्स के एम्पलीफायर होते हैं। ठीक, तो देखिए जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर्स को डिस्कस किया हुआ है। तो जैसे पीछे आप लोगों ने पढ़ा था कि किसी एक ट्रांजिस्टर को 3 कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग ट्रांजिस्टर को 3 कॉन्फ़िगरेशन में यूज कर पा रहे हैं, ठीक उसी के बेसिस पे हम लोग 3 तरह के एम्पलीफायर भी बना सकते हैं। ठीक, तो हमारा जो सबसे पहला एम्पलीफायर आता है, ये आता है कॉमन बेस एम्पलीफायर। वहाँ भी आपने देखा था कि पहला जो कॉन्फ़िगरेशन था वो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन था। ठीक, दूसरा जो एम्पलीफायर होता है वो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर होता है। तीसरा जो होता है वो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर होता है। ठीक, अब इन तीनों की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज है। इसमें से कौन सबसे ज़्यादा बेहतर होगा, किसको हम मोस्टली यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे, तो चूंकि इन तीनों की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। ठीक, तो हम वन बाय वन करके समझेंगे। इसमें पहले ही बता दूं मैं कि जो मोस्टली यूज्ड है वो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर होता है। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है कॉमन बेस एम्पलीफायर का नाम। कॉमन बेस एम्पलीफायर को थोड़ा कम यूज किया जाता है, लेकिन ये भी यूज होता है। सबसे कम होता है कॉमन कलेक्टर का, बहुत स्पेशल पर्पजेज के लिए ही कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का यूज किया जाता है। ठीक, अभी जानेंगे आगे कि क्यों ऐसा करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो एम्पलीफायर है कॉमन बेस एम्पलीफायर, नाम से ही पता चल रहा होगा कि इस एम्पलीफायर में इनपुट और आउटपुट सेक्शन में बेस जो हमारा होगा वो कॉमन होगा। ठीक, इसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये हमारा कॉमन बेस एम्पलीफायर का सर्किट है। ठीक, अब कॉमन बेस एम्पलीफायर के इस सर्किट में आप देख पा रहे होंगे, पहले तो सर्किट को समझ लिए थोड़ा सा क्या है इसमें।
ये हमारा ट्रांजिस्टर है, जो एनपीएन टाइप का ट्रांजिस्टर लिया गया है। इस ट्रांजिस्टर की बायसिंग करने के लिए जनरली हर एक ट्रांजिस्टर को बायस्ड करना पड़ता है। होता क्या है कि जब हम मैंने पीछे बताया था कि जब हमारा ट्रांजिस्टर एज ए स्विच काम करता है, तो या तो वो कट ऑफ मोड में होता है या सेचुरेशन मोड में होता है। जिन लोगों को ये टर्म्स ना समझ में आ रहे हो, पीछे मैंने वीडियो डाल रखे हैं वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, उसमें मैंने मोड ऑफ ऑपरेशन बताए हुए हैं कि कौन सा ट्रांजिस्टर कितने मोड में काम करता है। ठीक, उसके बाद ट्रांजिस्टर एज ए स्विच भी एक वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हैं। उसमें आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कैसे ये काम करता है एज ए स्विच। तो वहाँ आप जब पीछे आकर के हमारी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ट्रांजिस्टर होता है जब एज ए स्विच काम करता है तो ये या तो कट ऑफ मोड में होता है या सेचुरेशन मोड में होता है। ठीक, लेकिन जब हमारा ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर काम करेगा तो ये हमेशा एक्टिव मोड में होना चाहिए। यानी कि हमारा ट्रांजिस्टर जब एक्टिव मोड में होगा तभी एज ए एम्पलीफायर काम कर पाएगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक, अगर हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड से सैचुरेशन मोड में चला जाए या कट ऑफ मोड में चला जाए तो हाँ क्लिपिंग होगी। अभी बताता हूँ क्लिपिंग का मतलब क्या होता है, कैसे वेवफॉर्म्स दिखेंगे हमको। ठीक, तो देखिए जनरली कॉमन बेस एम्पलीफायर में यहाँ पे हम लोगों ने बायसिंग करने के लिए एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, एक बैटरी लगा रखा है वीवीबी। इसी तरह से दूसरे टाइप भी ये अमीटर बेस जंक्शन था जिसको बायस किया गया, इधर कलेक्टर बेस जंक्शन है। जानते हैं आप लोग कि किसी भी ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में रखने के लिए हमारा जो अमीटर बेस जंक्शन है यह हमेशा फॉरवर्ड बायस होना चाहिए और कलेक्टर बेस जंक्शन हमेशा रिवर्स बायस होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आरसी और वीसीसी के थ्रू दो बैटरी यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। इन्हीं दोनों बैटरीज के थ्रू इसको हम लोगों ने बायस कर लिया है। यानी कि हमने यहाँ से ये फिक्स कर लिया कि हमारा ट्रांजिस्टर अब हमेशा एक्टिव मोड में रहेगा। ठीक, अब एक्टिव मोड में होने के बाद हम लोग इस पे जो इसके इनपुट सिग्नल्स हैं, अब इनपुट सिग्नल्स कौन कौन से होंगे, क्योंकि कॉमन बेस है तो एक तो बेस कॉमन हो जाएगा दोनों तरफ इनपुट और आउटपुट में। दूसरे जो टर्मिनल्स बचे अमीटर और कलेक्टर, तो अमीटर से हम लोग इनपुट देते हैं और कलेक्टर से आउटपुट लेते हैं। ठीक, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है सीसी, जिसको हम लोग इनपुट कैपेसिटर भी बोलते हैं। इनपुट कैपेसिटर का काम क्या होता है कि ये जनरली एसी सिग्नल्स को सिर्फ पास होने देता है, डीसी सिग्नल्स को ब्लॉक करता है। ध्यान रखिएगा, कोई भी कैपेसिटर डीसी को अपने थ्रू पास नहीं होने देता। अल्टरनेटिंग करंट जो होगी वही सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर से पास करती है, डायरेक्ट करंट पास नहीं करती। ठीक, तो अल्टरनेटिंग सिग्नल्स को या कह सकते हैं कि एसी सिग्नल्स को ये पास होने देता है, डीसी सिग्नल्स को ब्लॉक करता है। इसी तरह से यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक सीसी कैपेसिटर लगा हुआ है, इसको हम लोग कपलिंग कैपेसिटर बोलते हैं। जनरली ये इम्पीडेंस मैचिंग के लिए लगाया जाता है, ताकि नेक्स्ट स्टेज का जो भी हमारा इम्पीडेंस हो, ठीक, उससे प्रीवियस स्टेज का इम्पीडेंस मैच कर जाए। ठीक, कुछ टर्म्स में ये भी कहा जाता है कि हमारा जो सीसी है कपलिंग कैपेसिटर, ये एक कपलिंग का काम करता है, ताकि हमारे फर्स्ट सेक्शन में अगर कहीं से डीसी जनरेट हो गई या नॉइज के फॉर्म में ही डीसी है तो वो नेक्स्ट सेक्शन को ट्रांसफर नहीं होगा, इसलिए भी सीसी ट्रांजिस्टर को हम लोग यूज करते हैं। ठीक, तो ये चीजें थी। अब देखिए इसमें होता क्या है कि हम लोग जो इनपुट सिग्नल है उसको इनपुट पे प्रोवाइड कराएंगे और आउटपुट पे हमको कुछ सिग्नल मिलेंगी। अब चलते हैं इसकी वर्किंग तरफ, ये काम कैसे करता है। तो देखिए इनपुट सिग्नल पे हम लोगों ने जैसे ही कोई एक सिग्नल अप्लाई किया जिसका पॉजिटिव हाफ साइकिल पास कर रहा है। ठीक, अब पॉजिटिव हाफ साइकिल जब पास करेगा तो होगा क्या, जनरली हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में था। अब ये जो बायसिंग है हमारी VBE, इधर का वोल्टेज हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक, अब वोल्टेज इंक्रीज करने का मतलब ये जो IE की वैल्यू है, यानी कि इधर से IC प्लस IB जो आ रही होगी, IE इज इक्वल टू IC प्लस IB होता है, आप जानते हैं। यहाँ से IC प्लस IB जो आ रही होगी IE की तरफ, इसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी, क्योंकि वोल्टेज हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जितने भी हम लोग एम्पलीफायर्स की बात कर रहे हैं वहाँ पे हम लोग वोल्टेज एम्पलीफायर्स की बात कर रहे हैं। हम लोग हर जगह वोल्टेज को ही एम्पलीफाई करने की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट डिक्रीज करेगी। अब करंट के डिक्रीज करने के चलते यहाँ का जो वोल्टेज होगा इस पॉइंट का, ध्यान से देखिएगा इस बैटरी के क्रॉस, क्योंकि करंट अब इसमें डिक्रीज करेगी, वोल्टेज इंक्रीज किया तो अब करंट डिक्रीज करने के चलते यहाँ पे वोल्टेज जो होगा वो इंक्रीज करेगा। अब होता क्या है, जैसा मैंने पीछे बताया था कि हमारी करंट कहाँ से फ्लो कर रही है, इधर से जाके इधर फ्लो कर रही है। अगर यहाँ से करंट ज्यादा फ्लो करेगी तो यहाँ का वोल्टेज गिरता चला जाएगा, लेकिन अगर यहाँ का यहाँ पे करंट
डिक्रीज करना शुरू कर दे, तो करंट डिक्रीज करने के साथ इस पॉइंट का वोल्टेज इंक्रीज करेगा, ध्यान रखिएगा। तो अगर हमारा यहाँ का वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है तो यही हमको कहाँ मिलेगा, आउटपुट पे, आउटपुट सेक्शन पे वेवफॉर्म को दिखेगा। तो यहाँ पे बहुत थोड़ा हम लोग इनपुट सेक्शन पर जो सिग्नल लगाते हैं इसके वोल्टेज में बहुत माइनर चेंज करते हैं, और यहाँ देखेंगे कि आउटपुट वोल्टेज जो होगा बहुत ज़्यादा चेंज होता है। क्योंकि होता क्या है कि इनपुट की जो बैटरी है बहुत कम होती है, इनपुट सिग्नल की स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। अभी आएगा जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट का नाम, अभी बताता हूँ आगे। तो यहाँ की बैटरी हाई है क्योंकि इसका वोल्टेज हाई होगा, ठीक। अब यहाँ पे कटाव सॉरी आउटपुट जो होगा, तो आउटपुट में हमारा ये जो वोल्टेज होगा वो बहुत तेजी से वेरी करता है, यानी कि इनपुट के बहुत स्मॉल वेरिएशन में आउटपुट में बहुत हाई वेरिएशन होता है, ठीक, या लार्ज वेरिएशन होता है कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो वेवफॉर्म आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इसी तरह से जब हमारा निगेटिव हाफ साइकिल जब पास करेगी तो निगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ का वोल्टेज डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करने का मतलब यहाँ और ग्राउंड के बीच में वोल्टेज इंक्रीज करेगा। अब वोल्टेज जितना ज़्यादा इंक्रीज करेगा उतनी तेजी से करंट फ्लो करेगी, और जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगी, ये करंट उतनी ज़्यादा फ्लो करेगी तो यहाँ का वोल्टेज और ज़्यादा गिरेगा, ठीक। अब यहाँ से जीरो से नीचे वोल्टेज भी बहुत ज़्यादा गिरता है। तो जनरली इसका एम्पलीट्यूड अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेम होता है, ठीक, यानी ऊपर और नीचे जो एम्पलीट्यूड होगा ये दोनों ही सेम होगा। तो इसकी सिंपल सी वर्किंग है, इसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस नहीं है। हाँ, इसका गेन जो होता है ये वोल्टेज गेन, ध्यान रखिएगा, ये वोल्टेज गेन जो होता है इसका 150 के करीब होता है कॉमन बेस एम्पलीफायर का, ठीक। तो इसमें वोल्टेज गेन तो हमको मिलता है। इसका वेबफॉर्म मैं दिखाता हूँ कि इसका वेबफॉर्म कैसे मिलेगा आपको। जैसे आप लोग अगर कोई डीएसओ लगा करके या सीआरओ लगा करके आप इसका वेबफॉर्म चेक करना चाहें तो आपको क्या वेबफॉर्म मिलेगा। तो देखिए इसका वेबफॉर्म ये है, ठीक। और यहाँ पे वेबफॉर्म में ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा इनपुट सिग्नल है जो येलो कलर में दिखाया गया है, और ये हमारा आउटपुट सिग्नल है जो कि ब्लू कलर में दिखाया गया है, ठीक। अब यहाँ देख पा रहे होंगे कि जैसे हमारा इनपुट सिग्नल डिक्रीज करके इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है, वैसे ही हमारा आउटपुट सिग्नल भी इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है, बस इनकी एम्पलीट्यूड में चेंज आया है, ठीक। दोनों का एम्पलीट्यूड सिर्फ चेंज हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है। अब इसमें एक और चीज आता है फैथफुल एम्पलीफिकेशन का नाम। तो फैथफुल एम्पलीफिकेशन होता क्या है ये भी जान ले यहाँ पे। अगर हमारा सिग्नल जो भी इनपुट पर दिया गया उसके शेप में कोई चेंज ना हो, सिर्फ और सिर्फ उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज करे। तो शेप और साइज में अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे फैथफुल एम्पलीफिकेशन। लेकिन अगर कहीं नॉइज, इलेक्ट्रिकल नॉइज के चलते उसके सिग्नल के शेप में चेंज आ जाए तो वहां पे हम लोग बोलेंगे कि ये फैथफुल एम्पलीफिकेशन नहीं हुआ है। जैसे मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, अगर इस यह फैथफुल एम्पलीफिकेशन नहीं होगा तो हमारे वॉइस में इतनी क्लियरिटी नहीं होगी जितनी कि क्लियर मैं बोल रहा हूँ, ठीक। तो कहीं पर भी किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए फैथफुल एम्पलीफिकेशन होना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ है। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान से समझ सकते हैं कि जो हमारा इनपुट सिग्नल है और आउटपुट सिग्नल है ये दोनों ही सेम फेज में है, यानी कि जैसे जैसे हमारा इनपुट सिग्नल इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे आउटपुट सिग्नल भी इंक्रीज कर रहा है, और जैसे जैसे हमारा इनपुट सिग्नल डिक्रीज कर रहा है वैसे वैसे हमारा आउटपुट सिग्नल भी डिक्रीज कर रहा है, ठीक। तो इन दोनों का फेज सेम है, ये ध्यान रखिएगा कि कॉमन बेस एम्पलीफायर में हमेशा दोनों का फेज सेम होता है, ठीक। अब कुछ चीज़ें और है जो कि मैं आपको दिखा दूं। देखिए ऐसा होता क्यों है जनरली, अगर आप ये जानना चाहें कि ऐसा क्यों होता है कि हमको एम्पलीफिकेशन फिनोमेना मिलती क्यों है, तो चूंकि हम लोग वोल्टेज एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने बताया पहले कि हम लोग वोल्टेज को एम्पलीफाई कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोगों को वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व को देखना होगा, ठीक। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा, अगर पिछले का मेरा वीडियो लेक्चर देखा होगा तो वहाँ पे मैंने सेम फिगर यूज किया था वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व के लिए। अब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो होता है कुछ इस तरह से आता है। जनरली वी ई ये है, वी सी ये है, मतलब हमारा आउटपुट वोल्टेज नीचे लिया गया है, इनपुट वोल्टेज ऊपर लिया गया, चूंकि ये फॉरेन राइटर्स की बुक में ऐसा ले लिया जाता है तो वहीं से मैंने फिगर लिया हुआ था। तो अब देखिए ध्यान से, अगर हम लोग ये हमारा इनपुट वोल्टेज है, ध्यान रखिएगा, ये हमारा इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है, इसे ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगर हम लोग इनपुट वोल्टेज में यहाँ से यहाँ तक अगर चेंज करें, ध्यान से देखिएगा, तो इनपुट वोल्टेज में मैं सिर्फ इतनी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, जो भी होगी बहुत कम वैल्यू में चेंज कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक। और आउटपुट वोल्टेज कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। मतलब
जो मैंने बताया कि ये एम्पलीफाई कैसे कर पा रहा है, तो इसको देखने के लिए हम लोग वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व से आसानी से बता पाएंगे ये कैसे एम्पलीफाई करता है। तो ध्यान से देखेंगे अगर, तो देखिए यहाँ पे इनपुट वोल्टेज जो है वी ई की वैल्यू में हम लोग बहुत ही माइनर चेंज कर रहे हैं, और हमारा आउटपुट वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा चेंज हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। यही रीज़न है कि हम लोग यहाँ इस कर्व को देखने के बाद हम लोग इसको एज एम्पलीफायर यूज कर पा रहे हैं कि हम लोग इनपुट सिग्नल पे अगर बहुत माइनर चेंज करेंगे तब भी हमको आउटपुट सिग्नल पे बहुत बड़ा चेंज मिल जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ें होती हैं। तो इस ग्राफ के थ्रू भी आप बता सकते हैं। दूसरी चीज़, इसी ग्राफ के थ्रू आप ये भी बता सकते हैं कि इसमें फेज शिफ्ट क्यों नहीं आता, मतलब कि अगर हम लोग इनपुट सिग्नल दे रहे हैं तो आउटपुट सिग्नल सेम फेज में क्यों मिलता है। कई बार क्वेश्चंस पूछा जाते हैं कि हमारा इसमें 180 का फेज चेंज क्यों नहीं आता, क्योंकि कॉमन एमिटर एम्पलीफायर मोस्टली यूज्ड एम्पलीफायर है, उसमें 180 का फेज चेंज भी आता है। यहाँ देखिए इसमें एक रेफरेंस पॉइंट या कह सकते हैं क्यू पॉइंट का नाम आता है, अभी आगे मैं दिखाऊंगा, ग्राफ है जो मैंने लगा रखा है इसमें। क्यू पॉइंट का मतलब ये होता है कि जहाँ पे हमारा जो कलेक्टर करंट है उसमें कुछ करंट फ्लो करती है, जिसको हम लोग जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट कहते हैं। तो जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट जनरली होती क्या है, जब हमारे इनपुट सेक्शन पे कोई भी सिग्नल ना दिया गया हो, मतलब इनपुट सेक्शन का वोल्टेज जीरो हो, सिग्नल अप्लाइड ना हो, उस केस में कलेक्टर में कुछ ना कुछ करंट फ्लो कर रही होती है, जो कि हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में होता है। इसी करंट को हम लोग बोलते हैं जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट। ठीक, अब इस जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट की वैल्यू ऐसी रखी जाती है कि हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में ही बना रहे, और वो जो इनपुट सिग्नल है उसको पूरी तरह से एम्पलीफाई कर जाए आउटपुट पर। अब देखिए यहाँ पे मान लिया कि मैंने अपना रेफरेंस पॉइंट ले लिया। अब अगर हम लोग इनपुट वोल्टेज को, ये हमारा इनपुट वोल्टेज है, डिक्रीज करेंगे, ठीक, तो हमारा इनपुट वोल्टेज जैसे जैसे डिक्रीज करेंगे तो नीचे आएगा। अब नीचे आएंगे तो हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या है, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक, अब इनपुट वोल्टेज को डिक्रीज करने का मतलब क्या है ये भी समझिए थोड़ा सा, क्योंकि इनपुट वोल्टेज हम डिक्रीज कर रहे हैं तो आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है। तो अब यहाँ हम अपने भाषा में यहाँ बता रहे हैं कि इनपुट वोल्टेज को डिक्रीज करते हैं। जनरली हो क्या रहा है, अब इसको थोड़ा सा फिर से पीछे वाले फिगर पे जाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज को डिक्रीज करने का मतलब यह है कि हमारा यहाँ पे कुछ वोल्टेज अप्लाई किया गया है। ठीक, इनपुट सिग्नल सेक्शन पे कुछ वोल्टेज मैंने इंक्रीज लगाया हुआ है। अब ये जो वोल्टेज जब यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक, तो इन दो पॉइंट्स के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस होगा वो डिक्रीज करेगा। ध्यान से समझिएगा, जो इनपुट सेक्शन के दोनों पॉइंट्स हैं इनके बीच का वोल्टेज डिक्रीज करेगा। अगर ये नहीं है तो वोल्टेज कुछ और होगा। जैसे इसमें वोल्टेज हम इंक्रीज करना शुरू कर रहे हैं तो यहाँ का इन दोनों पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज होगा ये डिक्रीज करना शुरू करेगा। ठीक, ये समझिएगा इसमें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये चीज होती है कि वहां मैं जो बोल रहा हूँ डिक्रीज करूंगा, यहाँ पे वोल्टेज सिग्नल की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तब इन दो टर्मिनल्स, इनपुट के दोनों टर्मिनल्स के बीच की वैल्यू इंक्रीज, सॉरी, हाँ, इंक्रीज करती है। ठीक, तो यहाँ पे इंक्रीज के साथ यहाँ पे क्या मिल रहा है, देख पा रहे हैं कि आउटपुट सिग्नल पे हमको इंक्रीमेंट मिल रहा है, जो कि वहाँ दिख रहा है सिग्नल, वहां से साफ कि आउटपुट जो होगा हमारा इंक्रीज करेगा। ठीक, तो ये चीजें होती हैं। इसी तरह से जब हमारा यहाँ इनपुट सिग्नल डिक्रीज करेगा तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर जाएगा। ठीक, और जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा तो यहाँ आउटपुट क्या होगा हमारा, डिक्रीज करेगा फिर से। ठीक, तो ये चीज है यहाँ पे। तो इससे आप लोग ये बता सकते हैं कि हमारा जो फेज शिफ्ट आता है वो इसमें नहीं आएगा। ठीक, तो यहाँ से आप लोग मोस्टली चीजें बता सकते हैं। अब जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन या कॉमन बेस एम्पलीफायर है, इसका यूज जो मोस्टली होता है ये हायर फ्रिक्वेंसीज में होता है, ये ध्यान रखिएगा। मोस्टली हायर फ्रिक्वेंसीज में इसका यूज किया जाता है, और इम्पीडेंस मैचिंग के लिए भी इसका यूज करते हैं। दो जगह पे ये एम्पलीफायर यूज होता है, एक तो हायर फ्रिक्वेंसीज पे और दूसरा इम्पीडेंस मैचिंग के लिए। ठीक, तो ये कॉमन बेस एम्पलीफायर का पूरा डिस्कशन था। अब हम चलते हैं कॉमन एमिटर के लिए। मैं कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर को नहीं लिया हूँ बीच में, क्योंकि कॉमन कलेक्टर का यूज बहुत कम होता है। ठीक, तो जनरली मैं कॉमन कलेक्टर को छोड़ करके सीधे मैं चलूंगा कॉमन एमिटर की तरफ। अब यहाँ पे कुछ चीजें और हैं, कुछ पॉइंट्स नोट करने वाली हैं। देखिए इसमें जो वोल्टेज गेन होता है मॉडरेट होता है, जैसा कि मैंने बताया कि ये 150 के बराबर होता है। ठीक, करंट गेन लेस देन 1 होता है, यानी इसमें करंट गेन होता है नहीं। ठीक, करंट गेन अगर आप निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 1 से लेस आएगी, ये
0.98 के बराबर आती है। तो 0.98 के बराबर आने का मतलब क्या है कि इसमें करंट को हम लोग एम्पलीफाई नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने बताया था कि कुछ स्पेशल पर्पजेज होते हैं। तो देखिए, अब वोल्टेज गेन मॉडरेट है, मतलब वोल्टेज को एम्पलीफाई करेगा, बहुत बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई नहीं करेगा। पावर गेन भी मॉडरेट ही होगा, क्योंकि जो पावर गेन होता है वोल्टेज गेन मल्टीप्लाइड बाई करंट गेन होता है। ठीक, तो यहाँ पे अगर करंट गेन हमारा कम है तो वोल्टेज गेन से भी कम आएगा, तो कंफर्म है। ठीक, ये चीज़ें हैं। करंट गेन की वैल्यू लेस हो रही है, मतलब इसका मतलब साफ है कि वो करंट को एम्पलीफाई नहीं कर रहा है। यानी कहीं पे अगर हम लोग, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि हम लोग वोल्टेज एम्पलीफायर की बात करेंगे, अगर कहीं हमको करंट एम्पलीफायर की बात करनी होगी तो हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये करंट को एम्पलीफाई ही नहीं करेगा। ठीक, तो ये चीज़ें हैं, इसमें भी चीज नोट करने वाली है, आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। ठीक इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के लिए। ठीक, अब देखिए हमारे पास ये कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है। अब कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का जो सर्किट डायग्राम है वो ये है। ठीक, अब इसमें फिर से हम देखते हैं, फिर वही चीजें होंगी, वही ट्रांजिस्टर है, सेम एनपीएन ट्रांजिस्टर मैंने ले रखा है। यहाँ पे जो एमीटर टर्मिनल है, ये एमीटर टर्मिनल हमारा कॉमन है इनपुट और आउटपुट दोनों सेक्शंस में। ठीक, और आप देख पा रहे होंगे कि इसके बेस टर्मिनल पे, यानी जो हमारा ट्रांजिस्टर का बेस टर्मिनल था, वहाँ पे इनपुट हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। ये इनपुट सिग्नल है हमारा, और हम लोग यहाँ से आउटपुट लेते हैं। ठीक, इन दो टर्मिनल्स के बीच में हम लोग आउटपुट लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा RB1 और RB2 लगा हुआ है, जैसा कि मैंने वहाँ बताया कि किसी भी ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में रखने के लिए बाइसिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे बाइसिंग करने के लिए हम लोगों ने 3 रजिस्टर्स का यूज किया हुआ है। एक RB1 है, एक RB2 है, और RE जो होता है ये भी बाइसिंग के लिए ही यूज होता है। ठीक, तो हम लोग इन तीन रजिस्टर्स को लगा करके इस ट्रांजिस्टर को बायस करेंगे। ठीक, अब बायसिंग करने का मतलब पीछे मैंने बता दिया कि ट्रांजिस्टर को कंटिन्यूअस एक्टिव मोड में रखना। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है, ट्रांजिस्टर को कंटिन्यू एक्टिव मोड में कैसे रखेंगे हम लोग, तो देखिए इन दो रजिस्टर्स की वैल्यू हम लोग कुछ इस तरह से रखते हैं कि इनके अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस हो या वोल्टेज ड्रॉप हो, वो वोल्टेज ड्रॉप इस जंक्शन को रिवर्स बायस रखे और नीचे वाले जंक्शंस को फॉरवर्ड बायस रखे। ठीक, यानी कि ये जो दोनों जंक्शंस हैं ये एक्टिव मोड में ट्रांजिस्टर को रखने के लिए जरूरी हैं। तो इनको एक्टिव मोड में रखने के लिए इसका फॉरवर्ड बायस होना और इसका रिवर्स बायस होना बहुत जरूरी है। ठीक, इसके बाद फिर से हम लोग देखेंगे ये जो पावर सप्लाई है VCC, ये हमारा कलेक्टर पे जुड़ा हुआ है, वहाँ भी बैटरी को नीचे लगा दिया गया था। कनेक्शन ऑलमोस्ट सेम है। ठीक, बस उसको बनाने का तरीका अलग है, इसको बनाया अलग तरीके से, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, पता चलता रहे कि हाँ सर्किट को बनाने का तरीका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये है। अब देखिए यहाँ पर इसको भी हम लोग एज एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन को बायसिंग कर लिया, यानी कि इसको हम लोग एक्टिव मोड में कर लिए। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एम्पलीफायर है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द 90% एप्लीकेशंस में यही एम्पलीफायर यूज होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, क्योंकि इसका करंट गेन भी बहुत अच्छा होता है, पावर गेन भी बहुत अच्छा होता है, और वोल्टेज गेन भी अच्छा होता है। ठीक, तो इसलिए इसका हम लोग मोस्टली जगहों पे यूज करते हैं। अब जैसे कैपेसिटर की बात किया था, तो यहाँ पर भी एक इनपुट कैपेसिटर लगा हुआ है, एक कपलिंग कैपेसिटर लगा हुआ है, एक अमीटर बाईपास कैपेसिटर लगा हुआ है तीसरा। ठीक, तो अभी मैं इसकी वर्किंग वन बाय वन करके बता देता हूँ। तो इनपुट कैपेसिटर के लिए मैंने बताया था कि इनपुट कैपेसिटर का जो वर्किंग होता है वो मेनली जो इनपुट सिग्नल है उसमें डीसी पार्ट को ब्लॉक करना होता है। आउटपुट जो कैपेसिटर होता है वो एम्पीडेंस मैचिंग के लिए भी यूज होता है, और फर्स्ट स्टेज से अगर कोई नॉइज जनरेट होती है तो वो सेकेंड स्टेज में ना जाने पाए, यानी डीसी नॉइज कोई हो तो वो सेकेंड स्टेज में ना जाने पाए, उसको भी ब्लॉक करता है। थर्ड जो हमारा यहाँ कपलिंग कैपेसिटर लगा हुआ है, या सॉरी जो एमीटर बाईपास कैपेसिटर लगा हुआ है, इसकी वर्किंग होती है कि यहाँ का वोल्टेज अगर कभी इंक्रीज करता है तो ये इस कैपेसिटर के थ्रू बाईपास कर जाएगा ग्राउंड में, तो यहाँ का वोल्टेज इंक्रीज नहीं करेगा। अगर यहाँ का वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो यहाँ का वोल्टेज भी इंक्रीज कर जाएगा, और यहाँ का वोल्टेज इंक्रीज करने का मतलब ये होता है कि हमारा जो सिग्नल है उसके एम्पलीफिकेशन में कमी हो जाएगी, वो एम्पलीफाई कम करेगा। ठीक, तो ये चीज़ है। तो यहाँ का जो इस कैपेसिटर है ये यहाँ के वोल्टेज के इंक्रीमेंट होने पर उसको बाईपास करता है। यहाँ पे आप कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर कोई सिग्नल जनरेट होता है तो उस सिग्नल को ये बाईपास कर देता है। ठीक,
अब देखिए, इसको भी समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। तो सर्किट तो आपको समझ में आ रही होगी। सर्किट के बाद इसका वेव फॉर्म बाद में बात करते हैं। समझते हैं कि ये एम्पलीफाई कैसे करता है। ठीक, तो अब इसके भी एम्पलीफिकेशन के लिए, चूंकि वोल्टेज एम्पलीफिकेशन की बात हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व ले रखा है। अब वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व में देखिए, कॉमन एमिटर के लिए वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व ये बनाया गया है। पीछे मैंने दिखाया था, पीछे वाली फिगर ही मैंने यूज किए हुए है ताकि आपको पता चले कि हाँ सेम है। अब यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था कि ये जो रीजन होता है हमारा कट ऑफ रीजन होता है। ठीक, ऊपर लिखा हुआ है इसमें, ये कट ऑफ रीजन होता है। एक मिनट, देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है आपको कि ये कट ऑफ रीजन होता है। ठीक, ये बीच वाला जो पोर्शन होता है हमारा एक्टिव रीजन होता है, और ये हमारा बाद वाला सैचुरेशन रीजन होता है। ठीक, इसमें किसी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ये पीछे से मैंने बता रखा है। अब देखिए, जब हमारा ट्रांजिस्टर, अब कट ऑफ रीजन ये है, सैचुरेशन रीजन ये है, बीच का जो है यही पोर्शन है जो जिसमें हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में होता है। यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज ये लिया गया है, इनपुट वोल्टेज ये लिया गया है, ये भी आई लिखा होना चाहिए था, VT लिखा हुआ है। तो इनपुट वोल्टेज ये है हमारा। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो हमारा इनपुट वोल्टेज है, इसको यहाँ से यहाँ तक हम लोग अगर चेंज करें, ये बहुत ही कम वैल्यू है। ये बीच में जनरली 0.6 से लेके 0.8 होता है। अगर आप लोग देखेंगे एज ए स्विच वाला वीडियो, तो उसमें मैंने बता रखा है कि 0.6 वोल्ट से लेकर 0.8 वोल्ट में हमारा ट्रांजिस्टर कट ऑफ मोड से सैचुरेशन मोड में चला जाता है। ठीक, तो जनरली इतना ही गैप होता है इसके बीच में, यानी कि इतने कम वैल्यू का अगर कोई सिग्नल अप्लाई किया जाए तो इसके आउटपुट वोल्टेज में कितना का वेरिएशन होगा। तो ये देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ से यहाँ तक हम लोग वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज को डिक्रीज चेंज करते हैं, जहाँ आउटपुट वोल्टेज हमारा मैक्सिमम यहाँ से लेकर के, ये जो हमारा पहला पॉइंट है और दूसरा पॉइंट ये है, यहाँ तक चेंज होता है। ठीक, ये वैल्यू बहुत बड़ी वाली है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कहीं 1 वोल्ट होगा या कहीं हमारा 5 या 6 या 10 जो भी होगा ये वैल्यू होगी। ठीक, तो यहाँ पे हमारा 1 वोल्ट है, यहाँ पे 5 वोल्ट है, तो देख पा रहे हैं आप कि 0.2 वोल्ट के वेरिएशन में हमारा 4 वोल्ट का चेंज आ रहा है आउटपुट पे। ठीक, यानी कि इनपुट पे अगर हम लोग 0.2 वोल्ट का वेरी करते हैं वोल्टेज, तो आउटपुट पे 4 वोल्ट का वेरिएशन आ रहा है। जनरली मैंने 4 वोल्ट माना है तब आ रहा है, अगर यहाँ पे 12 होता तो ये 12 वोल्ट -1 करते हैं हम लोग, या ये जो वैल्यू होती है नीचे वाली, ये सैचुरेशन मोड में भी ओ की वैल्यू 0.1 वोल्ट ही होती है। अगर सैचुरेशन मोड तक हम चले जाएंगे तो ये बहुत कम हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू और बढ़ जाएगी। जो 4 वोल्ट मैंने लिया हुआ है, अगर इसको 12 किया और 0.1 माइनस करेंगे तो 11.9 वोल्ट आएगा ये। ठीक, तो इतना ज़्यादा वेरिएशन होगा इनपुट पर, 0.2 के वेरिएशन के चलते आउटपुट में हमारा इतना ज़्यादा वोल्टेज का वेरिएशन होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब इसी के चलते हम लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज कर पाते हैं कि ये एज एम्पलीफायर कैसे काम करेगा। दूसरी चीज़, एक चीज़ और यहाँ पे समझ लेते हैं हम लोग। जब हम लोग कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का यूज करते हैं तो वहाँ पे हम लोग एक क्यू पॉइंट लेते हैं। क्यू पॉइंट का मतलब होता है क्वासेंट पॉइंट, या इसको साइलेंट पॉइंट भी बोलते हैं। जनरली ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व पे बना एक ऐसा पॉइंट होता है, देखिए जैसे यहाँ पे मैंने ले रखा है, ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व पर खींचा गया एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड के जस्ट बीच में होता है। मतलब एक्टिव मोड में होगा, वो उसके ऊपर कुछ दूर तक एक्टिव मोड में रहेगा, उसके नीचे कुछ दूर तक एक्टिव मोड में रहेगा। ठीक, यानी कि हमारा जो ये पॉइंट है, इसके लिए इनपुट के, अब इसको हम लोग अगर, ये मैंने यहाँ पे बता रखा है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व में। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, ये जनरली जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है वो आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में बनाया जाता है। तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज देख पा रहे हो, VC जो है वो है, और आउटपुट करंट IC को ली गई है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए कि ये जो पॉइंट हम लोग यहाँ चूज कर रहे हैं, इसका मतलब सिंपल सा है कि हमारा ट्रांजिस्टर, अगर हम ऊपर वाले में जाए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व में, तो हमारा ट्रांजिस्टर यहाँ पे हो, हमारा ट्रांजिस्टर का ये पॉइंट होगा। ठीक, हमारा ट्रांजिस्टर यहाँ रहने की कोशिश करेगा, ठीक इसके मिडल में। अब अगर इसके हम मिडिल में है तो इसका मतलब क्या है, यहीं पे हम लोग सिग्नल जीरो कर देते हैं, यानी इनपुट वोल्टेज को जीरो कर देते हैं, तो हमको इन जीरो सिग्नल इन कलेक्टर करंट मिल जाती है। जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट की वैल्यू हम लोग आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व से जो IC की वैल्यू होगी वही होती है। ठीक, जीरो सिग्नल पे, यानी कि जिस पॉइंट पे हम लोग क्यू पॉइंट चूज कर रहे हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पे, सॉरी, जो हम लोग क्यू पॉइंट चूज कर रहे हैं इसके करस्पॉन्डिंग, एक मिनट कलर चेंज कर लूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा चीज़ें।
ये जो हमारा क्यू पॉइंट चीज किया हुआ है, इसी के करस्पॉन्डिंग जो करंट हमको यहाँ मिलेगी आईसी पे, ठीक, यही हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे आईसी क्यू लिखा हुआ है। आईसी क्यू का मतलब होता है जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट, ठीक। ये एक कांस्टेंट पॉइंट के करस्पॉन्डिंग करंट ली जाती है। अब यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग कुछ वोल्टेज भी होगा। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि वीसीई क्यू की वैल्यू 5.8 वोल्ट लिख रखा है, यानी कि हमारा उस समय जो वीसीई की वैल्यू होगी, आउटपुट वोल्टेज, वो 5.8 के करीब रहा होगा, ठीक। अब इसी चीज को हम लोग जब वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व में देखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग। अब यहाँ पे आप देखें कि अगर हम लोग यहाँ पे कोई वोल्ट पॉइंट चूज कर रहे हैं, तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमारा वीसीई क्यू की वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग जो वोल्टेज वहाँ दिखा रहा था वही है, होना चाहिए, ठीक। अब देखिए हमारा ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट पॉइंट है यहाँ पे रुका हुआ है। अब इसी को हम लोग रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। अब जैसे जैसे यहाँ से मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ, ये मैंने रेफरेंस पॉइंट मान लिया। अब जैसे ही हम लोग इस वोल्टेज की वैल्यू को डिक्रीज करना शुरू करेंगे, तो हमारा जो ट्रांजिस्टर होगा वो एक्टिव रीजन से कट ऑफ रीजन की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ठीक, या जाएगा। तो जब हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन से कट ऑफ रीजन की तरफ जाएगा, यानी कि हम लोग इनपुट वोल्टेज की वैल्यू घटा रहे हैं, तो उस समय हमारे आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिए। हम इनपुट वोल्टेज की वैल्यू घटा रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि अब इधर जाएंगे तो आउटपुट वोल्टेज हमारा यहाँ आ जाएगा, तो हमारे आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। फिर जब हमारा इस पॉइंट से इनपुट वोल्टेज को हम लोग इंक्रीज करते हुए इस पॉइंट तक आएंगे, तो उस केस में हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या हो रहा है, डिक्रीज करते हुए यहाँ तक आ रहा है, ठीक। अब ध्यान से देखेंगे अगर इस कर्व को, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इनपुट सिग्नल जब हमारा डिक्रीज कर रहा था, उस समय आउटपुट सिग्नल क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक। और जब हमारा आउटपुट सिग्नल इंक्रीज कर रहा था, सॉरी इनपुट सिग्नल इंक्रीज कर रहा था, उस समय हमारा आउटपुट सिग्नल क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से आप लोग बता सकते हैं कि जो हमारा ये कॉमन एमिटर एम्पलीफायर होता है, इसके इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के बीच में 180 डिग्री का फेज चेंज आता है, ठीक। ये 180 डिग्री का फेज चेंज आने का मेन जो रीजन है यही है कि हमारा जो इनपुट सिग्नल है उसको चेंज करने पर, यानी डिक्रीज करने पर, आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज करता है, और अगर इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज करें तो आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज करता है, ठीक। यहाँ से आप लोग बता सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट होगा इसका वो 180 डिग्री के फेज शिफ्ट में होगा। अब इसका जो वेव फॉर्म आता है वो देखिए, यहाँ पे आप वेब फॉर्म में देख पा रहे होंगे, जो रेड वाला है हमारा इनपुट सिग्नल है, और जो ब्लू है हमारा ये आउटपुट सिग्नल है, ठीक। अब इनपुट सिग्नल में देखिए, जहाँ पे हमारा इनपुट सिग्नल मैक्सिमम हुआ, जस्ट वहीं पे हमारा आउटपुट सिग्नल क्या हुआ है, मिनिमम हुआ है। और जहाँ पे हमारा इनपुट सिग्नल मिनिमम हुआ है, वहीं पे हमारा आउटपुट सिग्नल मैक्सिमम हुआ है। मतलब यहाँ पे 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ रहा है, ठीक। तो फेज को हम लोग चेंज कर लेते हैं आगे, फेज शिफ्ट ट्रांसलेटर लगा देंगे तो ये 180 डिग्री का फेज शिफ्ट जो आया है वो फिर से जीरो में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप उसको बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेम फेज में इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी इसकी वर्किंग है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की, कि हम लोग जैसे जैसे इसको अगर हम सर्किट डायग्राम से समझना चाहें, अगर कोई सर्किट डायग्राम से बताना चाहता है कैसे हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे थोड़ा सा इससे भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए चूंकि हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में है, अब जैसे ही यहाँ पे इनपुट सिग्नल हम लोग इंक्रीज करेंगे, ठीक। अब इंक्रीज करने का मतलब क्या है, बेस करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी। बेस करंट की वैल्यू इंक्रीज करने के साथ जो कलेक्टर करंट है इसकी वैल्यू भी इंक्रीज करती है, आपको पता होगा। तो कलेक्टर करंट अगर हमारी इंक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ का वोल्टेज जो होगा इस पॉइंट का ये डिक्रीज करता है। मैंने पीछे बता रखा है कि रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ करंट बढ़ने के साथ वोल्टेज डिक्रीज करेगी। जब मैक्सिमम करंट होता है तो यहाँ का वोल्टेज जीरो हो जाता है, ठीक। तो जनरली यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम करंट की बात का मतलब ये करते हैं कि हम लोग जो पॉइंट होता है बीच वाला जो मैंने लाइन बना रखा है, ये रेफरेंस पॉइंट को लेते हैं हम लोग, ठीक। यानी कि हमारा जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट जहाँ फ्लो कर रही होती है, जितनी वैल्यू होती है वहां से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग जितना वोल्टेज होगा उस वोल्टेज से हम लोग स्टार्ट ही करते हैं। अब यहाँ पे इस सिग्नल के पास करने पे यहाँ करंट बढ़ा, करंट बढ़ने के साथ यहाँ करंट बढ़ी, यानी कि यहाँ की वोल्टेज को डिक्रीमेंट होगा। अब वोल्टेज बहुत ज़्यादा डिक्रीज करता है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जैसे जैसे फिर हमारा ये नेगेटिव सिग्नल पास करेगा, तो नेगेटिव सिग्नल पास करने पर क्या होगा, इसमें जो करंट है इसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज डिक्रीज करेगा। अब वोल्टेज डिक्रीज कर रहा है तो करंट डिक्रीज करेगी। अब करंट के डिक्रीज करने के साथ हमारा जो यहाँ का वोल्टेज है ये इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज हाई मिलता है।
तो ये ध्यान रखिएगा कि यहीं से हमारा जो वोल्टेज है वो एम्पलीफाई हो रहा है और अपोजिट फेज में एम्पलीफाई हो रहा है। तो यहाँ से भी आप लोग बता सकते हैं कि हमारा एम्पलीफिकेशन कैसे हो रहा है। ठीक, दूसरी चीज, एक चीज और बता दूं यहीं पे, अगर कोई यहाँ पे आउटपुट ले रहा है तो उसको जस्ट इस इनपुट सिग्नल के अपोजिट फेज में आउटपुट मिलेगा, ऐसे एम्पलीफाइड। लेकिन अगर गलती से किसी ने इन दोनों के बीच में आउटपुट ले लिया तो यहाँ पे सेम फेज में मिलता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, जो सिग्नल मिलेगा वो सेम फेज में मिलेगा, एम्पलीफाइड होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, और सेम फेज में मिल जाता है। इसका भी रीज़न है क्योंकि जब यहाँ पे हाई हो रहा है वोल्टेज, यहाँ करंट बढ़ रही है, करंट बढ़ने के साथ साथ यहाँ का वोल्टेज क्या हो रहा है, डिक्रीज होना चाहिए। ठीक, तो जब इन दोनों के हम लोग ग्राउंड कैपेसिटर में बात करते हैं तो वोल्टेज डिक्रीज होता है, लेकिन जब वीसीसी कैपेसिटर में बात करेंगे तो ये वोल्टेज इंक्रीज हो रहा होता है, क्योंकि इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो बढ़ रहा होता है, तो ये वोल्टेज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और यहाँ का वोल्टेज इंक्रीज होने के चलते हमको सेम फेज में मिल जाता है। तो अगर आप लोग यहाँ दोनों पे आउटपुट ले लेते हैं तो यहाँ पे सेम फेज में मिलेगा, और इन दोनों के बीच में लेते हैं तो अपोजिट फेज में मिलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें होती हैं। अब देखिए, मैंने जैसे पहले बताया कि ये जो हमारा मोस्टली यूज्ड एम्पलीफायर होता है। अब मोस्टली यूज्ड एम्पलीफायर होने का मतलब क्या है, इसमें ये जो ग्राफ है इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। ये हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व बना हुआ है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व में देखिए, पीछे ही मैंने बताया कि जब हमारी करंट इंक्रीज करती है तो वोल्टेज डिक्रीज करता है। ठीक, और जब हमारी करंट डिक्रीज करेगी, यानी कलेक्टर करंट डिक्रीज करेगी, तो वहाँ का वोल्टेज जो होगा पॉइंट का, कलेक्टर पर जो पॉइंट बना रखे उसका जो वोल्टेज होगा वो इंक्रीज करेगा। अब ये चीज यहाँ से आप लोग क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व बना हुआ है, ये हमारा क्यू पॉइंट है। अब यहाँ करस्पॉन्डिंग अगर देखिएगा, यहाँ पे करंट बढ़ रहा है, आईसी की वैल्यू जो हम इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक, तो जस्ट इसके करस्पॉन्डिंग VC की वैल्यू क्या हो रही है, ध्यान से देखिए, VC की वैल्यू इसी करस्पॉन्डिंग डिक्रीज कर रही होती है और मिनिमम वैल्यू तक जाती है, VC मिनिमम तक जाती है ये। ठीक, उसके बाद जैसे ये डिक्रीज करेगा फिर ये इंक्रीज करेगी। ठीक, तो इन दोनों के बीच में जो करंट और वोल्टेज में जो फेज है वो चेंज होता है, मतलब रिवर्स होता है, कह सकते हैं कि ये जब करंट इंक्रीज करते हैं तो वोल्टेज हमारा डिक्रीज करता है। इस समय हमारे IB की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे देखिए, जब हमारा IC की वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो उसी समय हमारा IB की वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है। ये देखिए, उसे करस्पॉन्डिंग बेस करंट की वैल्यू दी गई है, बेस करंट की वैल्यू भी इंक्रीज करे। तो आप लोग पीछे ही पढ़ रखे हैं कि अगर बेस करंट की वैल्यू इंक्रीज करती है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में, तो कलेक्टर करंट की वैल्यू भी इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इसको भी शो किया गया है इसी ग्राफ में। ठीक, इसके बाद जैसे मैंने एक चीज और बताया था कि अगर कहीं पर भी ऐसा हुआ कि हमारा जो ये सिग्नल है, इनपुट सिग्नल, इसकी वैल्यू इतनी अधिक हो जाए, यानी कि मैंने जिस बताया कि 0.2 का वेरिएशन होना चाहिए, मान लीजिए कहीं 0.4 का वेरिएशन होने लगा। ठीक, अब 0.4 का वेरिएशन होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव मोड में ना रह करके कभी कट ऑफ में जाएगा, फिर सैचुरेशन में भी जाएगा। ठीक, अब कट ऑफ में जाएगा और सैचुरेशन में जाएगा तो उस केस में क्या होगा कि हमारा जो सिग्नल होगा वो क्लिप करेगा, आउटपुट सिग्नल क्लिप करता है। अब ये कैसे होता है, या क्लिपिंग वेवफॉर्म को, क्लिप्ड वेवफॉर्म को कैसे दिखता है, तो देखिए यहाँ पे इनपुट सिग्नल अगर हम लोगों ने कुछ ऐसा दिया और इसकी वैल्यू ज़्यादा है, ज़्यादा होने का मतलब जैसे मैंने पीछे बताया था कि अपने के रेस्पेक्ट में हम लोगों ने 0.2 वोल्ट ले रखा है कि 0.2 का वेरिएशन होना चाहिए। मैंने मान लिया कि किसी समय ये 0.4 वोल्ट हो गया। ठीक, अब 0.4 वोल्ट होने का मतलब जो रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट से 0.2 वोल्ट इधर जाएगा और 0.2 वोल्ट इधर भी जाएगा। हमारा जो है पूरा वेरिएशन यही है 0.2 का, बीच का, ध्यान समझिएगा, 0.2 वोल्ट का। ठीक, हमारा रेफरेंस पॉइंट ये है। अब 4 वोल्ट जाने का मतलब क्या है कि इधर जब गया तो यहाँ पे हमारा ट्रांजिस्टर कट ऑफ मोड में चला गया, और जब जैसे ही इसके इधर जाएगा एक 0.1 वोल्ट, ये चला जाएगा सैचुरेशन मोड में। अब देखिए होता क्या है कि जैसे ही हमारा सिग्नल पास करेगा तो देखिए कट ऑफ मोड में इधर गया तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल थी, ये क्लिप हो गई। क्लिप होने का मतलब ये हमको पार्ट नहीं मिलेगा। ठीक, यहाँ तक दिखेगा, ये पोर्शन दिखेगा हमको, लेकिन ये पोर्शन नहीं दिखेगा क्योंकि ये क्लिप हो गया, चूंकि उस समय हमारा ट्रांजिस्टर चला गया कट ऑफ मोड में। ठीक, इसी तरह से अगर हमारा इसके इधर चला जाए, यानी रेफरेंस पॉइंट और सैचुरेशन पॉइंट से भी बाहर चला जाए हमारा इनपुट सिग्नल, तो उस केस में हमारा जो होगा नीचे साइड से क्लिप होता है। ठीक, नेगेटिव क्लिपिंग यहाँ पे दिखा रखा है। तो जनरली जो बायस लेवल है, कभी कभी इसका भी चेंज आता है। देखिए अभी मैंने बताया कि सिग्नल की वैल्यू बहुत हाई हो जाए इनपुट सिग्नल की, तब क्लिपिंग करती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो बायसिंग है वो एग्जैक्ट बायसिंग ना हो। ठीक, एग्जैक्ट बायसिंग ना होने का मतलब कि
जो हम बायसिंग रजिस्टर्स यूज कर रहे हैं उनकी वैल्यू फिक्स ना हो पाए, तो उस केस में हमारा जो बायस लेवल है एक हाई को चला जाता है। तो अगर जब हाई बायसिंग हो गई, यानी कि ऊपर वाले पोर्शन में रेजिस्टेंस हमने ज़्यादा लगा दिया, वहाँ का वोल्टेज यानी उसको हमको जो रिवर्स बायस में रखना था एमीटर बेस सॉरी कलेक्टर बेस जंक्शन को, वो हमारा रिवर्स बायस में नहीं रहा, ठीक। तो उसका मोड ऑफ ऑपरेशन चेंज हो जाएगा। मोड ऑफ ऑपरेशन चेंज होने का मतलब, अगर मान लो कभी वो एक फॉरवर्ड बेस चला गया तो सैचुरेशन मोड में चला जाएगा। सैचुरेशन मोड में भी क्लिपिंग होती है, मैंने अभी बताया। तो यहाँ पे क्या होगा, तुरंत क्लिपिंग होती है। तो बायस लेवल हाई हो जाता है तब भी क्लिपिंग होगी, अगर बायस लेवल लो हो जाता है तब भी क्लिपिंग होगी। तो अगर आपके आउटपुट सिग्नल में क्लिपिंग हो रही है तो आपको दो चीज़ें चेक करनी है। एक तो कि इनपुट सिग्नल की वैल्यू बहुत हाई नहीं होनी चाहिए, पहली चीज़, कुछ मिली वोल्ट दिया जाता है। दूसरी चीज़, जो हम लोगों ने बाइसिंग किया हुआ है वो बाइसिंग रजिस्टर्स सही लगे हुए हैं कि नहीं। जनरली बाइसिंग रजिस्टर्स की जो रेशियो होता है, यानी कि जो R1 और R2 का जो रेशियो आता है, ये जनरली 5:10 आता है, इसके बीच में होना चाहिए। अगर इसके बीच में होगा तो आपका ट्रांजिस्टर जो होगा हमेशा एक्टिव मोड में रहेगा। ये मैं एक अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू बता रहा हूँ जो कि हम लोग जनरली यूज करते हैं लैब में, कि R1 और R2 का रेशियो 5:10 आना चाहिए, ठीक। इसके लिए स्टेबिलिटी फैक्टर का भी नाम आता है, एक अलग वीडियो लेक्चर बना दूंगा क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है। स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू हम लोग 2 लेकर के जब कैलकुलेट करते हैं तब ये वैल्यू आती है, ठीक। उसकी वैल्यू हम लोग कुछ भी ले सकते हैं 1 to 10। तो ये चीज़ें हैं। जब हमारा सिग्नल क्लिप करेगा तो उसमें आप लोगों को दो चीज़ें चेक करनी पड़ेगी कि कहीं हमारा इनपुट सिग्नल हाई तो नहीं है, और दूसरा चीज़ कि वाइसिंग सही हुई है, प्रॉपर वाइसिंग हुई है कि नहीं, ठीक। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि आपका जब सिग्नल, देखिए यहाँ पे प्रॉपर वाइसिंग ना होने के चलते ऐसी क्लिपिंग हो रही थी। अगर सिग्नल हमारा बहुत हाई हो जाएगा तो ऐसे क्लिप्ड होगा, दोनों तरफ क्लिपिंग दिखेगी हमको। आउटपुट इधर भी क्लिपिंग दिखेगा और इधर साइड भी क्लिपिंग दिखेगा, दोनों साइड हमको क्लिपिंग दिखेंगी, ठीक। अगर सिग्नल की वैल्यू बहुत हाई कर देता है तो इसलिए मैंने ये सारे ग्राफ्स आपको दिखा दिए कि आप लोग जब एक्सपेरिमेंट करें तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, समझ में आए चीज़ें कि क्या हो रही हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। तो मैंने कहा कि इसका वाइडली यूज होता है, तो वाइडली यूज होने का मेन रीजन क्या है। देखिए, इसका जो करंट गेन होता है ये बहुत हाई होता है, करीब 500 के बराबर ये भी होता है। वोल्टेज गेन होता है ये भी बहुत हाई होता है, ये भी करीब 500 के बराबर आता है, ठीक। और इसका पावर गेन भी बहुत हाई होता है। यही रीजन है कि हम लोग कहीं पर भी अगर यूज करना चाहें तो 90% से ज़्यादा एप्लीकेशंस में कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का यूज करते हैं, ठीक। कॉमन कलेक्टर, अब थोड़ा सा यहाँ भी मैं डिफरेंस बता दूं। देखिए, जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज गेन, ये हाई होता है 150 के बराबर। करंट गेन की वैल्यू जो होगी ये लेस देन 1 होती है, यानी कि 0.98 के बराबर आती है। पावर गेन की वैल्यू मॉडरेट होती है, यानी कम होती है। इसी तरह से जब हम लोग कॉमन कलेक्टर की बात करेंगे तो कॉमन कलेक्टर का जो करंट गेन होता है वो 150 के करीब होता है, ठीक। और वोल्टेज गेन लेस होता है, वोल्टेज गेन इसका भी बहुत लेस होता है, ठीक। 1 से लेस नहीं होता लेकिन हाँ कम होता है, बहुत कम होता है। अब यहाँ पे इन दोनों में आप देख पा रहे होंगे कि एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज कर जा रहा है, मानी वोल्टेज गेन बढ़ रहा है तो करंट गेन डिक्रीज कर रहा है, करंट गेन बढ़ रहा है तो वोल्टेज गेन डिक्रीज कर रहा है। इसके चलते पावर गेन हमको सही नहीं मिलता, ठीक। तो हमको फाइनली पावर गेन मिलना चाहिए। तो पावर गेन बेहतर मिलता है हमको कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में, इसलिए हम लोग कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का मोस्टली यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। वीडियो लेक्चर बहुत लंबा जा रहा है तो इसलिए मैं इसको यहीं पे रोकता हूँ। बाकी जो चीज़ें इसमें बची हुई है, जो चीज़ें और भी, जैसे बाइसिंग हो गई, स्टेबिलिटी फैक्टर की मैंने बात की, स्टेबिलिटी क्या होती है, कैसे यूज करते हैं, इन सब चीज़ों के लिए मैं एक और वीडियो लेक्चर इस पर दे दूंगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को एम्पलीफायर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 180 डिग्री का फेज शिफ्ट कैसे आता है इसको क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने हर एक चीज़ बता रखा है, कॉमन बेस में क्यों नहीं आता है, कॉमन एमीटर में क्यों आता है, ये सारी चीज़ें आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। तो ये पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप लोग एम्पलीफायर पर बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। इसमें मोस्टली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसको आप लोग हैंडल कर सकते हैं, ठीक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।